हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा सर्च। आज का टॉपिक है ऑटोनोमिक न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, सिम्पैथेटिक, डिफरेंस दोनों में, ठीक है। वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। कौन कौन से जो सिम्पैथेटिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से रिसेप्टर पे वो एक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो न्यूरोट्रांसमिशन है, जो मतलब जो सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है वो कैसे आगे सिग्नल लेके जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोट्रांसमिशन या न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। न्यूरो का मतलब हो गया नर्व सेल और ह्यूमरल का मतलब हो गया केमिकल मैसेंजर। जो केमिकल है मैसेज कैरी करता है, ठीक है, थ्रू नर्व सेल। वो कैसे कैसे करता है, 5 स्टेप में करता है। फर्स्ट इम्पल्स कंडक्शन, सेकंड ट्रांसमीटर रिलीज। सबसे पहले क्या होगा, इम्पल्स की कंडक्शन होगी, मतलब कोई उसको स्टिमुलाई मिलेगा, बाहर से कोई एक्शन करने के लिए ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेकंड स्टेप में वो रिलीज़ होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ है वो पोस्ट गैंग्लियन नर्व है, जो गैंग्लिया के बाद की नर्व है, ठीक है, उस पर एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, उसके बाद जो ट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ है, ठीक है, एक्शन होने के बाद उसका क्या यूज़ होगा, कैसे उसको टर्मिनेट किया जाता है या कैसे उसको वापस रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हम क्या है, इम्पल्स कंडक्शन और जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होता है, कैसे जो सिग्नल है वो जाता है, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट में देख लो आप, ये क्या है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियन क्या रिलीज़ करता है, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन कहाँ पे स्टोर होता है आपका, जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियन के बीच में जो गैप है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेनेप्स। सेनेप्स में या नर्व एंडिंग होती है, ये नर्व की एंडिंग है, इसमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हुआ होता है, ठीक है। जो आपका सिनेप्स है इसमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल स्टोर हुआ होता है। जब आपको यहाँ से कोई सिग्नल मिलता है, ठीक है, बाहर से कोई एक्शन करने के लिए कोई ऑर्डर मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे। न्यूरॉन एक्टिवेट होने के बाद ये जो प्री गैंग्लियोनिक में आपका न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रिलीज़ होगा, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन बाद में जो आपका प्री पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है या न्यूरॉन है, इनको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। इनको एक्टिवेट करने के बाद ये दूसरा जो आपका केमिकल है वो रिलीज़ होगा। दूसरा केमिकल कहाँ पे स्टोर होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व और इफेक्टर ऑर्गन है जो उसके बीच में, ठीक है, उनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ये हो गया इफेक्टर ऑर्गन। इनके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। यहाँ पे आपका नोर एड्रीनलिन या नोर एपिनेफ्रिन स्टोर होता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, फिर आपका नोर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा। ये रिलीज़ होने के बाद आपके इफेक्टर ऑर्गन पे जो रिसेप्टर होंगे उन पे अटैच हो जाएगा और जो भी रिस्पेक्टिव एक्शन आपको चाहिए वो शो करेगा आपका इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि कैसे कैसे स्टिमुलाई होता है, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, फिर वो दूसरा केमिकल रिलीज़ करेगा। दूसरा केमिकल क्या करेगा, आगे जो ऑर्गन है उनको एक्टिवेट करेगा या उन पे रिसेप्टर पे अटैच होकर एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो हो गया सिंपल कि कैसे जो आपका सिग्नल है वो कैरी करता है एक जगह से इफेक्टर ऑर्गन का। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है या इंडक्शन ऑफ कंडक्शन है, इम्पल्स कंडक्शन है, वो कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में, ठीक है। 3 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप है आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, रेस्टिंग मतलब नाम से पता चल रहा है रेस्ट, ठीक है। जब आपका जो सेल है जो नर्व सेल है, जब वो रेस्ट की पोजीशन में होता है, ठीक है, जब आपकी मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, जब वो रेस्ट की कंडीशन में होती है, उसको कोई भी बाहर से ऑर्डर नहीं मिला है, कोई भी बाहर से स्टिमुलाई नहीं मिला है वर्क करने के लिए, उस टाइम पे क्या होता है, जो
सेल का बाहर वाला है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट को बोलते हैं इंटर सेलुलर। ठीक है, जब आपका सेल रेस्ट की पोजीशन में होगा तो सेल के अंदर पोटाशियम आयन ज़्यादा होंगे और सोडियम आयन बाहर की साइड में ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जो आपकी मेम्ब्रेन है उसमें चैनल्स होते हैं आयन को अंदर बाहर क्रॉस करने के लिए। ठीक है, एक होंगे पोटाशियम आयन चैनल और दूसरे होंगे सोडियम आयन चैनल और एक होगा पोटाशियम सोडियम आयन गेटेड चैनल। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं इसको। सोडियम और पोटाशियम ये चैनल क्या करता है, इक्विलिब्रियम बना के रखता है, बाहर सोडियम आयन और अंदर पोटाशियम आयन। ठीक है, जब आपका सेल क्या है नॉर्मल या रेस्ट कंडीशन में होता है। अब रेस्ट कंडीशन में जो आपका सेल है उसका पोटेंशियल कितना होगा, -70 मेगा वोल्ट। ठीक है, ये रेस्ट की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे आपके रेस्ट कंडीशन में आपके पोटाशियम आयन भी क्लोज है और सोडियम चैनल भी क्लोज है। ठीक है, सिर्फ आपका सोडियम और पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन है, जो कि दोनों तरफ अंदर और सेल के बाहर इक्विलिब्रियम बना के रखता है आयंस की। ठीक है, और पोटेंशियल कितना रहेगा, -70 मेगा वोल्ट। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एट द रेस्टिंग पोटेंशियल all voltage gated sodium channel and potassium channel are closed. The sodium potassium transporter pump potassium ion into the cell and sodium ion out of the cell. The potential in the membrane is -70 megavolt due to high efflux and low sodium ion. ठीक है, रेस्ट कंडीशन पे जो आपका मेम्ब्रेन होगी उसका पोटेंशियल -70 मेगावोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा है और लो सोडियम इन्फ्लक्स, मतलब सोडियम जो अंदर है वो कम आ रहे हैं। ठीक है, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, सोडियम बाहर ज़्यादा है, तो वो मेम्ब्रेन आपकी रेस्ट की कंडीशन में है। तो ये हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग के बाद आ गया आपका डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है, जब आप सेल आपका रेस्ट की पोजीशन में है, उसके बाद आप उसको कोई ऑर्डर काम करने के लिए कोई ऑर्डर देते हो या उसको बोलते हैं स्टिमुलाई, मतलब बाहर से उसको कोई स्टिमुलाई मिला है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, जो सोडियम आयन होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जो सोडियम चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे। उस टाइम पे क्या होगा, पोटाशियम चैनल बंद है आपके, पोटाशियम चैनल बंद है और सोडियम पोटाशियम जो चैनल है वो भी क्लोज है। ठीक है, सिर्फ सोडियम चैनल ओपन होगा। इससे क्या होगा, जो बाहर के सोडियम ज़्यादा हैं तो वो अंदर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन में बोलते हैं डीपोलराइजेशन। उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन का अंदर का पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, सेल का जब मेम्ब्रेन का अंदर पोटेंशियल हो जाएगा इंक्रीज़ कर जाएगा +20 मेगा वोल्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। On stimulation, some sodium ion channel open, allowing sodium ion to enter the cell. The membrane start to depolarize. The charge across the membrane is changing. During depolarization, the membrane potential is +20 megavolt. ठीक है, जब आप अपनी मेम्ब्रेन या सेल को स्टिमुलेशन कर देते हो तो उसके सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन का जो चार्ज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अब उसके बाद क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो गया। अब जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, उसका एक्शन शो हो गया, जो भी आपने किसी अफेक्टर ऑर्गन पे एक्शन शो करवाना था। उसके बाद जो आपका सेल है या मेम्ब्रेन है उसने वापस से नॉर्मल कंडीशन में आना है। ठीक है, डीपोलराइजेशन के बाद होगा हाइपर पोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आपके सोडियम चैनल ओपन हुए हैं तो सोडियम आइंस अंदर आ गए। ठीक है, अंदर सोडियम आइंस ज़्यादा हो रहे हैं तो पोटाशियम चैनल उस हाइपर पोलराइजेशन में चैनल ओपन हो जाएंगे, कौन से, पोटाशियम। उस टाइम पे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन में आपके सोडियम चैनल भी क्लोज होंगे और सोडियम पोटाशियम ATPase पंप भी क्लोज होगा। सिर्फ पोटाशियम चैनल ओपन होगा, पोटाशियम बाहर निकल जाएंगे मेम्ब्रेन या सेल से। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन। उसके बाद पोटाशियम बाहर निकल गए। ठीक है, पोटाशियम बाहर निकलने के बाद पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाता है। उसके बाद कौन सा चैनल ओपन होगा, सोडियम एंड पोटाशियम। क्योंकि सोडियम और पोटाशियम पंप का क्या काम है, सेल के दोनों तरफ इक्विलिब्रियम बना के रखना आइंस की। उसके बाद फिर से वो क्या करता है, पोटाशियम अंदर और सोडियम आयन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू। ठीक है, ये जो थर्ड वाला पंप है
इससे क्या है, पोटाशियम बाहर आने शुरू हो जाएंगे और सोडियम अंदर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से जो आपकी सेल है या मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, नॉर्मल या रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाती है। ठीक है, तो इस 3 स्टेप में आपका जो सिग्नल है वो जाता है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन्स तक। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एट द पीक एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल क्लोज वाइल पोटाशियम चैनल ओपन। ठीक है, जब जब एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। पोटाशियम लीव द सेल एंड द मेम्ब्रेन बिकम हाइपरपोलराइज्ड। पोटाशियम चैनल ओपन हो गए तो पोटाशियम बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर सोडियम धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है, पोटाशियम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो हाइपरपोलराइज हो जाएगी। आफ्टर रिपोलराइजेशन आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मलाइज। इसके बाद हाइपर पोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन के बाद जो सोडियम आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल करने के लिए कौन सा पंप ओपन होगा, सोडियम एंड पोटाशियम। इससे क्या होगा, पोटाशियम वापस अंदर आने शुरू हो जाएंगे और सोडियम आयंस वापस बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जिससे जो मेम्ब्रेन है या सेल है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब एक वर्ड है कि आफ्टर रीपोलराइजेशन आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, इट इज़ अ टाइम टेकन फॉर ए न्यूरॉन टू रिकवर आफ्टर एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा टाइम जो एक न्यूरॉन लेता है अपने एक्शन पोटेंशियल से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। ठीक है, उस टाइम को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। उस टाइम में अगर आप जितना मर्जी उसको स्टिमुलेट करते जाओ वो दोबारा स्टिमुलेट नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी पीक पे है। ठीक है, उस टाइम को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। दिस टाइम इज 0.5 to 1 मिनट पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड का कितना टाइम रहता है एक न्यूरॉन का, 0.5 से 1 मिनट। ठीक है, ऐसा टाइम जो जब एक न्यूरॉन को आप स्टिमुलेट कर देते हो या उसको काम करने के लिए एक्टिवेट कर देते हो, तो जब उसका एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है उस टाइम को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। उस टाइम पे आप उसको जितना मर्जी बाहर से दूसरा और स्टिमुलाई करते जाओ और ऑर्डर दे जाओ, वो काम नहीं करेगा जब तक वो अपनी रेस्टिंग कंडीशन में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इम्पल्स कंडक्शन कैसे होती है। ठीक है, आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, कैसे सिग्नल जो न्यूरोट्रांसमीटर या कैसे सिग्नल आके जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स कंडक्शन और एक्शन पोटेंशियल। अब जो आपके न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो गए, एक्शन पोटेंशियल हो गया, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज। ठीक है, उसके बाद जो क्या है, न्यूरॉन्स प्री गैंग्लियोनिक आपके एक्टिवेट हो गए न्यूरॉन्स, तो उस पे से क्या होगा, आपका ट्रांसमीटर रिलीज होगा। ठीक है, द ट्रांसमीटर इज स्टोर इन द प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग विद सिनेप्टिक वेसिकल्स। इट कम्स आउट बाय वेसिकल फ्यूजन विद एक्सोनल मेम्ब्रेन और कैल्शियम एंट्री ड्यू टू इम्पल्स। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपका जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो गए। ठीक है, जो प्री जंक्शनल या प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग में या प्री नर्व में आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल स्टोर किया हुआ है वो क्या रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, वेसिकल्स में या वेसिकल में से निकलना बाहर आ जाएगा। कैसे निकलेगा वो, जो कैल्शियम होता है ठीक है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा, और जो आपका ट्रांसमीटर है जो केमिकल है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब कैल्शियम के इन्फ्लक्स से आपका जो ट्रांसमीटर है वो रिलीज़ होता है जब न्यूरॉन्स को सिग्नल मिलता है। ठीक है, अब जो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक से आपका क्या है, केमिकल रिलीज हुआ, उसके बाद वो पोस्ट गैंग्लियोनिक या पोस्ट नर्व एंडिंग पे अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर कंबाइन विद द रिसेप्टर ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन एंड कोजेस एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ऑन पोस्ट जंक्शन मतलब कि पहले आपका न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ हुआ प्री जंक्शनल से, उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट जंक्शनल पे जाके रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा, फिर ये पोस्ट जंक्शन वाले न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। एक्साइटरी मतलब एक्साइट करेगा ऑर्गेनिक को काम करने के लिए, और इनहिबिटरी मतलब अगर वो इनहिबिटरी या काम को इनहिबिट करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो उस काम को इनहिबिट करेगा, स्टॉप करेगा। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक से आपका निकला और पोस्ट जंक्शनल पे उसने जाके एक्शन किया। अब ये एक्शन एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी। एक्साइटेटरी मतलब इट कॉजेज डीपोलराइजेशन बाय सोडियम कैल्शियम इनफ्लक्स एंड पोटाशियम
इफ्लक्स। अगर आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो पोस्ट में से निकला है, पोस्ट नर्व एंडिंग से, ठीक है, वो एक्साइटरी हुआ तो वो क्या क्या करेगा, डीपोलराइजेशन करेगा। डीपोलराइजेशन कैसे करेगा, सोडियम और कैल्शियम को अंदर लेके आएगा और पोटाशियम को, है तो वो क्या करेगा, हाइपर पोलराइजेशन करेगा। हाइपर पोलराइजेशन कैसे होती है, पोटाशियम बाहर निकलता है, क्लोराइड आएंगे, सोडियम आइन है वो अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन का एक्शन। थर्ड, अगर फोर्थ स्टेप में क्या होगा आपके, सॉरी यहाँ पे 3 नंबर आ गया है, इसके बाद 4th स्टेप आएगा पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, ठीक है। इस सुपर थ्रेशोल्ड एक्साइटेटरी neurotransmitter generate a propagated post-junctional action. Post-junctional which result in nerve impulse contraction of muscle secretion of gland. This action is stabilized by IPSP. IPSP मतलब inhibitory response, ठीक है। पोस्ट जंक्शनल में एक्टिविटी के बाद, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी क्या है कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट नर्व एंडिंग से निकला है वो आगे इफेक्टर ऑर्गन पे जाके अटैच हो जाएगा और एक्शन शो करेगा, ठीक है। अगर आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो क्या करेगा, अगर आपने कोई मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपने स्टक में ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्टमक में से सिक्रीशन HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहा है तो वो वहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे उन पे जाके अटैच हो जाएगा और आपके जो स्टमक में HCl है उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब इस एक्शन को स्टेबलाइज कौन करेगा, मतलब इस एक्शन को कौन रोकेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका स्टमक में से HCl इंक्रीज़ ही होता रहा, ठीक है, उसको कोई स्टॉप नहीं करेगा तो आपके जो स्टमक है उसमें अल्सर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्स है उसको स्टेबलाइज करने के लिए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जो एक्शन होने के बाद उसको स्टेबलाइज करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया, उसने अपना काम कर दिया, जिस ऑर्गन पे आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए था वो हो गया, ठीक है। इसके बाद अब न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होगा, ठीक है, वो देखेंगे हम। न्यूरोट्रांसमीटर काम करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होगा, वो होता है 5th स्टेप में टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन, ठीक है। आफ्टर कम्बिनेशन विद रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर आइदर आर डिग्रेडेड और अपटेकन इनटू प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन। अब न्यूरोट्रांसमीटर ने अपना काम कर दिया, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होगा काम करने के बाद, ठीक है, या तो वो डिग्रेड हो जाएगा, कोई एंजाइम होंगे जो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या डिग्रेड कर देंगे, ठीक है, या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो वापस रीअपटेक हो जाता है नर्व एंडिंग में, ठीक है, वो वापस से नर्व एंडिंग में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर अपना काम करने के बाद वापस या तो डिग्रेड हो जाएगा या फिर नर्व एंडिंग में जाके स्टोर हो जाएगा। सो ये तो था न्यूरोहॉर्मोनल ट्रांसमिशन, ठीक है, कैसे होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। 5 स्टेप में होती है, ठीक है। इम्पल्स कंडक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, pre-synaptic activity, post-synaptic activity and termination of neurotransmitter. Okay friends, thank you for watching, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।